औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे our 10th lecture for the preparation of lecturer education, headmaster, headmistress and subject specialist. So dear aspirants, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डिस्कशन का जो सेशन है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है यून पे आजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, इसको हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो इसके पहला जो पार्ट है हमारा वो हो चुका है, जिसमें हमने जो इंट्रोडक्शन है उसको देखा है, ठीक है। और साथ में हमने ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं उनको स्टडी किया है, हमने सेंसिटिव मोटर स्टेज को देखा है। और फिर उसके बाद जी प्री ऑपरेशन स्टेज भी हमने कर ली थी। लेकिन फिर हम थोड़ा सा जो है ना इनका शॉर्टली जो ब्रीफली जो इंट्रोडक्शन है वो सेंसिटिव मोटर स्टेज का जो है ना वो कर लेते हैं, ताकि चीज़ें रिवाइज हो जाएं, ठीक है। मैं आपको इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये सेंसिटिव मोटर जो स्टेज होती है, ये हमारे पास बच्चे की बर्थ से लेकर 2 ईयर तक होती है। इसमें बच्चा अपना जो सेंसेस हैं, अपने सेंसेस को यूज करके वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है, अपने इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, अपने हैंड को यूज करके, अपने आईज को, अपने एयर को, सेंस ऑफ टच को जो है ना, सेंस ऑफ टेस्ट को जो है ना वो यूज करके वो क्या करता है, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है, इन्वायरमेंट को स्टडी करने की, इन्वायरमेंट को जानने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है इसको हमने डिस्कस किया है। जी सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है जी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो इसमें यानी कि बर्थ से लेकर जो 9 मंथ का पीरियड है, इसमें बच्चा आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड की कंडीशन में होता है। यानी जब बच्चे के सामने से कोई चीज़ हटा दी जाती है तो वो बच्चे के माइंड से भी निकल जाती है, बच्चा कहता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात जो है ना वो की जाती है कि जब बच्चे की एज जो है ना वो 9th मंथ से ऊपर होती है, 10th मंथ हो जाती है, तो तब ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चा जो है ना वो लर्न कर जाता है, सीख जाता है। यानी कि अगर उसके सामने से कोई चीज़ हटा भी दी जाती है तो भी बच्चे को पता होता है कि मेरा जो टॉय है या कोई चीज़ भी है वो एग्जिस्ट करती है और वहाँ पे छुपी हुई है, उसको वो सर्च आउट करने की कोशिश करता है, ठीक है। आप देख लीजिएगा कि जब भी बच्चा जो है वो 10th मंथ का होता है या 11 या 12 का होता है, तो जब हम उससे कोई चीज़ छीनते हैं तो वो क्रॉलिंग करके जो है ना उसको सर्च करने की इस लेवल पे कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद जी 4 पे ये कहता है कि व्हाट इज गोल डायरेक्टेड एक्शन। तो इसमें बच्चा जो है ना वो गोल डायरेक्टेड एक्शन जो है ना वो करता है। यानी कि हम समटाइम कोई चीज़ बच्चे को जो है ना बच्चे के सामने दूर जो है ना थोड़ा रख देते हैं, तो बच्चा उस तक जो है ना वो क्रॉलिंग करके मूवमेंट करके पहुंचने की कोशिश करता है। तो सेंसिटिव मोटर स्टेज में बच्चा जो है ये गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी जो है ना वो उसको करता है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ना, ये बच्चे के अंदर इनेट होते हैं, बाय बर्थ होते हैं। यानी कि क्राउलिंग करना, उसके बाद वीपिंग करना, क्राइंग करना या फिर ग्रैपिंग करना किसी चीज को, तो ये इनेट बाय बर्थ जो है ना बस ये स्किल्स इंसान के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। उसके बाद जी लास्ट पॉइंट हमारे पास है कि व्हाट इज रेप्लिकेशन। इसमें बच्चा जो है वो रोल प्ले करता है, इमिटेट करता है, कॉपी करता है। यानी कि जिस चीज को भी वो देखता है फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है ना उसकी वो कॉपी करता है, इमिटेशन करता है, उसकी नकल जो है ना वो करने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो ऑपरेशनल का मतलब ये होता है कि फुली फंक्शनल। यानी कि ये वो स्टेज होती है जिसमें बच्चा जो है वो फुली फंक्शनल नहीं होता, यानी कि पूरे हर काम जो है उसको अपने हैंड से या हर काम को मेंटली तौर पे कर नहीं सकता। लेकिन इसमें बच्चा जो है ना वो थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि 100% किसी भी टास्क के ऊपर उसे ग्रिप नहीं होती, ठीक है। सबसे पहले इसकी हेडिंग में हम देखते हैं कि सिम्योटिक फंक्शन। इसमें बच्चा चीज़ों को जो है ना वो सिंबल्स की मदद से लर्न करता है, मेमोराइज करता है, ठीक है। अपने माइंड के अंदर किसी भी चीज़ की एक जो है ना वो पिक्चर बना लेता है, एक फॉर्मेट बना लेता है, एक स्ट्रक्चर बना लेता है। बच्चा अपने जो इमोशंस हैं उनको गेस्चर की मदद से, पोस्चर की मदद से, ये जो है ना वो साइंस की मदद से जो है ना वो उनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
तो इसकी मैंने एग्जांपल दी थी कि बच्चा जो है ना वो ए फॉर एप्पल, एप्पल का जो है ना उस बच्चे ने माइंड में एक स्केच बनाया होता है, उसकी फॉर्म शक्ल बनाई होती है, पिक्टोरियल फॉर्म बनाई होती है, हालांकि बच्चे को एप्पल की जो स्पेलिंग है उसका पता नहीं होता। ठीक है। इसके बाद जी सेकंड नंबर पे डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, इसमें बच्चे की जो लैंग्वेज है वो डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। बच्चा जो है ना सेंटेंस छोटे छोटे जो है ना वो बोलना स्टार्ट कर देता है। बच्चे में जो प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे डिफिकल्टी इन कंजर्वेशन, तो बच्चा जो है ना वो कंजर्वेशन का जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, उसको बच्चा अंडरस्टैंड इस लेवल पे नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे का माइंड मिच्योर जो है ना वो नहीं होता। यानी कि एक अगर नैरो बेकर से हमारे पास, और दूसरा हमारे पास जो है ना वो दूसरा जो बेकर है वो थोड़ा सा वास्ट है, तो अगर सेम क्वांटिटी का जो है ना वो कोई महलूल या पानी उसमें रखा जाए, तो जो नैरो होगा क्योंकि उसकी हाइट जो है ना वो ज्यादा होगी, जो थोड़ा सा खुला होगा, वास्ट होगा, उसकी जो सतह है वो थोड़ी कम होगी। तो बच्चा जो है ना वो कहेगा कि ये जिसम जो नैरो है, जिसमें पानी की हाइट ज्यादा है, उसके अंदर ज्यादा मिकदार में पानी मौजूद है, क्योंकि इस लेवल पे बच्चा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता। तो जो हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें बच्चा फुली लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन है उसको अंडरस्टैंड कर लेता है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे के माइंड के अंदर जो है ना वो किसी चीज़ों की क्वांटिटी को मेजर करने का कंसेप्ट आ जाता है, कि अगर चीज़ जो है ना वो उसकी क्वांटिटी सेम हो, बेशक उसकी हाइट कम हो ज़्यादा हो, तो वो सिमिलैरिटी उसके अंदर होती है, वो सेम होती है। ठीक है। उसके बाद ये फोर्थ नंबर पे ईगोसेंट्रिसिज्म होता है, यानी कि बच्चा कहता है कि जो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ सारे लोग वही फील कर रहे हैं। ठीक है। तो इसको हम ईगोसेंट्रिसिज्म कहते हैं। उसके बाद ये एनिमिज्म आ जाता है। एनिमिज्म में बच्चा जो बेजान चीज़ें होती हैं उनको भी बेजान चीज़ें, जानदार चीज़ें जो है ना वो कंसीडर करने लग जाता है। ठीक है। उसके बाद जी ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का क्या मतलब होता है जी, बताएं जरा कोई। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कोई स्टूडेंट बताना चाहे तो, ये नई टर्म है। जी फहीम साहब, ये ट्रांसडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, बताएं जी। जी सर। आ, रेटिंग सर के आपकी ऊपर आवाज नहीं आ रही। वो ऐसी ऐसी चीजें जिनका आपस में ताल्लुक नहीं बनता उनको भी वो करना शुरू कर दे। मैं ये जी कह रहा हूँ कि रिलेटिंग अनरिलेटिंग थिंग के कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन बच्चा जो होता है वो उनको भी आपस में रिलेट करना शुरू कर देता है। जी, इलॉजिकल रीजनिंग होती है, यानी कि इसमें बच्चा जो है ना वो आवाज आ अपनी रही है? तरफ से जो है ना वो चीजों को रिलेट करने की कोशिश हेलो। करता है, जी यानी कि सर, वो चीजें, आवाज आ रही है। वो चीजें जिनका रिलेशन नहीं होता उनमें भी वो रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है। मैंने आपको बताया था कि मून जो है उसकी शक्ल जब गोल होती है, बच्चा मून को देखता है, और फिर जो है ना वो बॉल को देखता है, तो वो कहता है कि एक मून जो है ना वो उधर है और दूसरा मून मेरे पास है। ठीक है। यानी कि अन जो रेलिवेंट चीजें होती हैं उनका रिलेशन वो बिल्ड करने की कोशिश करता है। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंट्रेशन। ठीक है। इसमें बच्चा एक ही एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करता है, यानी कि किसी भी चीज के बारे में जस्ट उसकी एक ही करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, एक ही एस्पेक्ट के बारे में वो स्टडी कर रहा होता है। उसके बाकी जो पहलू हैं, बाकी जो फैक्टर हैं, बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं, उनके बारे में वो स्टडी नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसका माइंड जो है ना वो बिल्कुल लिमिटेड होता है। इस वजह से वो जस्ट एक ही कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहा होता है। ठीक है। तो ये जो सैनिट्रेशन है इसको हम कन्वर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है। उसके बाद जी लास्ट पॉइंट हमारे पास इरिवर्सिबिलिटी है, क्योंकि इसमें बच्चा जो है उसके माइंड के अंदर जो है ना वो क्लैरिटी नहीं होती कि जैसे यानी कि पानी से बर्फ बन सकती है, ठीक है, वैसे ही जो है ना वो यानी कि बर्फ से पानी बन सकता है। तो ये जो रिवर्सिबिलिटी है इसके बारे में बच्चे के माइंड में क्लैरिटी नहीं होती, यानी कि बच्चा एक ही चीज को अंडरस्टैंड कर रहा होता है, उसका जो रिवर्सिबल इफेक्ट है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता। ठीक है। तो ये जी कुछ हमारी बेसिक टर्म थी, यानी कि जो पहली दो स्टेजेस हैं उनके हवाले से, तो उनको मैंने ब्रीफली जो है ना वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आज ही हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जो कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। ठीक है।
तो चलें जी, आ जाएं स्टेज पे, ज़रा रिस्पॉन्ड करें जी। अली नवाज साहब, सर पहले आज आपसे बिस्मिल्लाह कर लेते हैं जी। आ जाएं आप, माइक ऑन करें और बताएं अली नवाज साहब। जी सर, मैं अभी जो है अभी मैंने ज्वाइन किया है। किसी और से पूछे, मैं फिर करता हूँ शेयर आपसे कुछ चीजें। चलें ठीक है सर, जी सर, जुनेद मैं साहब करें बताऊं? जी। मैं बता दूं? जी जी, तो कोई बताए, कोई आप बता, जिस आप लोगों में से कोई भी जी बता दे, सर। कोई इशू नहीं। जी सर, कंक्रीट कॉन्ग्रेचुलेशन स्टेज ऑपरेशनल जो है, स्टेज जो। सर जुनेद साहब, आपकी जी आवाज सर। नहीं आ रही, आप कंक्रीट माइक ऑफ ऑपरेशनल रखिए। स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है, ये 7 to 11 ईयर का पीरियड होता है बच्चे का। इसमें वो लॉजिकल थिंकिंग स्टेज जिसको कहते हैं, कि वो लॉजिक से वो रीजनिंग करना शुरू कर देता है। किस चीज को अगर वो वकूफ पजीर हो रही है तो उसकी लॉजिक वो ढूंढता है, और उसकी लॉजिक वो कहता है कि ये चीज इस वजह से हुई है। इसको लॉजिक लॉजिकल थिंकिंग स्टेज भी कहते हैं। और इसमें बच्चा जो होता है वो इंडक्टिव रीजनिंग के एबल हो जाता है। इसका एक और पहलू है कि सेरिएशन इसमें वो करता है। सेरिएशन से मुराद ये है कि सिक्वेंसिंग और कैटेगराइजिंग अकॉर्डिंग टू शेप साइज वेट, यानी कि वो चीजों को उसके वजन, उसके साइज या उसकी शक्ल के लिहाज से तरतीब देना। जिस तरह हम कहते हैं कि टॉलर से स्मॉलर, स्मॉलर से टॉलर, अगर उसके पास कुछ पेंसिलें हम रख देते हैं तो हम उससे पूछते हैं कि इसको डिक्रीज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दो, तो वो इस काबिल होता है कि वो उनको असेंडिंग, या हम वो उसके सामने कुछ आदाद रख दें और हम उसे कहें कि इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दें, तो वो उसकी कैटेगराइजिंग कर सकता है। फिर आता है कि डिसेंट्रेशन। ये चीजों को जिस तरह हमने पहले पढ़ा था, अभी आपने बताया है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में कि वो चीजों का एक पहलू देखता है, लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जब बच्चा आता है तो वो चीजों को एक से ज्यादा पहलू से देखता है। वो चीजों की एक ही पहलू पे फोकस नहीं करता, बल्कि उसके दूसरे पहलू भी देखता है, और उसकी मुकम्मल मतलब वो इस काबिल हो जाता है कि अगर उसके पास कोई एक फिनोमेना वकूफ पजीर हो रहा है तो उसको वो एज ए होल तस्वर करता है। फिर इसका एक अहम पहलू है रिवर्सिबिलिटी। बच्चा इस जब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में 7 to 11 ईयर में पहुंचता है तो वो इस काबिल हो जाता है, ही विल बी एबल टू रिवर्स द थिंग इनटू प्रीवियस पैटर्न। जिस तरह हमने मिसाल दी थी कि पानी से बर्फ बनती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, वो जस्ट यही होता है, उसको इल्म होता है, उसमें एबिलिटी होती है, वो कह सकता है कि पानी से बर्फ जमाते हैं। लेकिन अगर हम उसे कहें कि इस बर्फ को पानी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और कैसे, तो वो इसका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन जवाब देता है, वो कहता है कि हाँ जी, जब हम इसको हीट करेंगे तो बर्फ जो है वो वापस पानी में तब्दील हो जाएगी। तो इससे मालूम हुआ कि वो इस स्टेज में इस काबिल होता है कि वो न्यू थिंग्स को प्रीवियस शेप में या प्रीवियस फॉर्म में तरतीब दे सकता है या उसमें बदल सकता है। आगे जाते हैं तो इसमें कंजर्वेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो एबल टू लर्न द रूल ऑफ कंजर्वेशन, मतलब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को भी जान जाता है। और अगर हम उसके सामने भीतर की जिस सर आपकी आपने आवाज मिसाल क्लियर दी नहीं है, है सेम जुनेद क्वांटिटी साहब, आपकी रखते हैं, आवाज तो में बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम आ रही है। वो वो इस काबिल हो जाता है कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को बता सकता है कि ये बीकर जो है इनकी शेप की वजह से इसमें ये पानी या महलूल का जो है ज्यादा या कम होना है। अलबत्ता ये इसकी जो क्वांटिटी है वो सेम है। फिर आगे इसका एक और अहम पहलू है ट्रांजिटिविटी। ये होती है एबिलिटी टू को ओवरऑल देख। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी अब आ रही है सर, हेलो? पहले बहुत मसला आ रहा था तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। तो कहाँ तक? सर, हमें तो आ दोबारा? रही है आवाज क्लियर। चलें ठीक है, फिर हमें रिकॉर्डिंग तो आ में रही है सर। नहीं नहीं ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग में प्रॉपर होगी, कोई इशू नहीं, आप बात करें। जी जी। अच्छा, ट्रांजिटिविटी पे आते हैं तो ये है कि एबिलिटी टू सॉर्ट द ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द शेप साइज वेट।
ये नहीं कि अगर हम उसके सामने कुछ छड़ियां रखते हैं या कुछ पेंसिलें रखते हैं तो वो टॉलर का इस बुनियाद पे फैसला नहीं करता, जिस तरह प्री ऑपरेशन स्टेज में वो कहता था कि जिसकी नोक के ऊपर वाले वो सरों को देखता था और उसकी बॉटम को तरतीब इस काबिल वो हो जाता है कि वो उस छड़ी या पेंसिल के टॉप को भी देखेगा, बॉटम को भी देखेगा, और फिर जो है वो डिसाइड करके वो उसको ऑर्गेनाइज करने के काबिल हो जाता है कि कौन सी टॉप है और कौन सी बॉटम पे है। ये इसके मुख्तलिफ किस्म के जो पहलू थे कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में। तो ये बेसिकली इस बात का है कि कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज जो है उसमें बच्चा लॉजिकल थिंकिंग स्टेज पे आ जाता है, फिर आगे इसकी लास्ट एंड फाइनल फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। चलें जी, थैंक यू। जी सर। चलें जी, और कोई डिफाइन करना चाहे जी? मैम तैरा, आप बात करना चाहें तो आप भी कर सकती हैं जी। जी सर, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसको लेट चाइल्डहुड भी कहा जाता है, 7 से 11 साल की उम्र में, इसमें लॉजिकल थिंकिंग बच्चे में डेवलप होना शुरू हो जाती है। फिर इसकी आगे जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं वो सर ने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर की हैं। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही जी आ रही। मैम आ रही है आपकी बात। जी सर, लॉजिक जिस इसमें सीरिएशंस पहला है, और दूसरा है क्लासिफिकेशन, फिर डिसेंट्रलाइजेशन, रिवर्सिबिलिटी, कन्वर्जेशन और ट्रांजिस्टिविटी, एबिलिटी टू सॉर्ट द ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज। सर ये उसके मुख्तलिफ जो वो सीरीज हैं कि कैसे कैसे वो लॉजिकल थिंकिंग में वो इंडक्टिव रीजनिंग उसकी शुरू हो जाती है। सीरिएशन में वो ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ों को सीरीज के हिसाब से रखना शुरू कर देता है, और क्लासिफिकेशन में वो कैटेगराइज कर सकता है ऑब्जेक्ट को शेप के साथ, साइज के साथ। सीरिएशन में जो मैंने आपको पहले बताया, रिवर्सिबिलिटी जो पहले उसमें नहीं थी, चीजों को वो एक तरफ से देखता था, उनको दोबारा रिवर्स नहीं कर सकता था चीजों को। ये जो बर्फ और पानी वाली सर ने मिसाल दी वो इसमें आती है। और सर अच्छा, उसके मेरा ना बाद एक क्वेश्चन है, डिसेंट्रेशन। बात सुने। स्टेजेस को तो आपने जी डिफाइन जी कर दिया, चले थैंक यू। तो मेरा ना एक क्वेश्चन जी है आपसे कि ये बेसिकली कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज कंक्रीट ऑपरेशनल सर, स्टेज? कंक्रीट सर इस कंक्रीट वैसे तो बोलते हैं ना पुख्ता को, जी और ऑपरेशन यानी ये जो हम प्री ऑपरेशनल हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ, तो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज कि अब वो तैयार हो गया है, आसान लफ्जों नहीं, में तो ये इसको वो इसी तरह काम बोल इस सकते सेंस करने में, इस बात हैं। बात सुन ले भाई। इस सेंस में हम इसको नहीं ले सकते। आप देखें जी ना, जी सर। ये जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, इसमें बच्चा जो है वो उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है, ठीक है। यानी कि जो चीजें उसके सामने ठीक है होती सर। हैं, जो कंक्रीट फॉर्म में होती हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसकी एक स्पेसिफिक फॉर्म होती है, जिसका एक स्ट्रक्चर होता है। इंसान जो होता है, जो चाइल्ड होता है, वो जस्ट कंक्रीट चीजों के बारे में जो है ना वो आपको परसेप्शन दे सकता है। जो चीजें उसको नजर आती हैं, जिसको वो देख सकता है, टच कर सकता है, उनके बारे में ही जो है ना वो सर उनको वो एक उनको वो कंजर्वेशन भी कर सकता है, क्लासिफिकेशन भी कर सकता है, सेरिएशन भी कर सकता है, ट्रांजिटिविटी भी होती है, रिवर्सिबिलिटी भी होती है, सैनिटेशन भी होती है, ठीक है। कि इस लेवल पे बच्चा जो है ना वो अब्स्ट्रैक्ट अब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग है वो नहीं कर सकता, ठीक है। यानी जो चीज अगर आपके सामने सर कोई। इसको इसको यूं भी जी इसको जी यूं भी कह सकते हैं कि ठोस चीजें या चीजों की प्योरिटी को फील करता है बच्चा, जी। असलियत को, रियलिटी को मटेरियल यूं जो भी कह वर्ल्ड सकते तो है, हैं सर उसको इस कंक्रीट सेंस में भी कह सकते हैं कि बच्चा जो जस्ट जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो मटेरियल थिंग उसको नजर आती है, बस बच्चा उनकी कंजर्वेशन को अंडरस्टैंड करता है, उनकी क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करता है, उनकी सेरिएशन को अंडरस्टैंड करता है। उसी से रिलेटेड ट्रांजिटिविटी उसके माइंड में आती है। उसी से रिलेटेड बच्चे के माइंड में रिवर्सिबिलिटी आती है। और उन्हीं जो मटेरियल थिंग है उनके रिलेटेड ही उसके माइंड में डिसेंट्रेशन आती है, उन्हीं के यानी कि डिफरेंट एंगल को वो सोच रहा होता है। यानी अगर एक चीज बच्चे के तो सर सामने फिर मौजूद ही नहीं है, बात सुन ले भाई, बात सुन ले आप। एक जी जी चीज जी अगर जी बच्चे के सामने मौजूद ही नहीं है, ठीक है, तो बच्चा उसके बारे में थिंकिंग नहीं कर सकता, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होती। इसमें बच्चे के माइंड में 100% जो है ना वो
कंक्रीट थिंकिंग होती है, यानी कि एक चीज उसके सामने एग्जिस्ट करती है फिजिकली, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में वो बात कर सकता है, उनको कंजर्वेशन भी कर सकता है, उनको क्लासिफाई भी कर सकता है, सेरिएशन भी कर सकता है, ट्रांजिटिविटी भी कर सकता है। तो उसी के सारे एस्पेक्ट जो है ना वो डिस्कस करता है। इसमें बच्चे की जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है वो नहीं होती, इसमें बच्चे की जो इमेजिनेशन होती है वो नहीं होती, इसमें जो बच्चे की क्रिएटिविटी होती है वो नहीं होती है इसमें। ठीक है, मेरे कहने का मतलब जो है ना वो ये है। जी जी सर, वो लॉजिकल थिंकिंग होती है यानी इसमें सिर्फ नहीं, लॉजिकल थिंकिंग तो होती है, लेकिन जो चीजें लॉजिक कंक्रीट मिलाता है होती हैं वो। उनसे रिलेटेड लॉजिकल थिंकिंग होती है। अब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में लॉजिकल हाँ, थिंकिंग नहीं होती। यानी अब देखें ना कि एक चीज बच्चे के सामने जी सर। है, या अब आप देख लें मट्टी जो है सामने, सपोज बच्चे के सामने पड़ी है, गूंदी हुई मट्टी जो है, वो बच्चा जो है उससे जो है ना वो क्या बनाता है, ट्रैक्टर भी बना लेता है, ठीक है। उसके साथ उससे कोई बैल भी बना लेता है, कोई ऊंट भी बना लेता है, कोई बकरी भी बना लेता है। तो ये सारी क्या है, उसकी लॉजिकल थिंकिंग है, ठीक है। लेकिन वो कंक्रीट चीजों के बारे में लॉजिकल थिंकिंग है, अब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, ठीक है। जो चीज उसके सामने मौजूद नहीं है उसके बारे में बच्चे को लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती, उसके बारे में बच्चा इमेजिनेशन नहीं करता। एक्सक्यूज मी सर, तारा ये कहना चाहता है सर कि ये जो मटेरियल थिंग्स हैं, ठोस चीजें हैं, जी जो जी बच्चे के सामने हो उसी के बारे में वो अंदाजा कर सकता है। जी, सर के बिल्कुल कहने का बिल्कुल ऐसे ही मकसद है। ये है। यानी अगर सही कोई है चीज सर? बच्चे के सामने नहीं है तो उसके जी बारे में बच्चे को जी कोई सर। पता नहीं होता। जी सर। जी सर, अच्छा बिल्कुल सर। ठीक है सर। हाँ जी, असल में जी ये सर, टर्म मैं मैं सर क्लियर करना चाह रहा था, जिसकी वजह से मैंने आपको थोड़ा सा स्टॉप किया है। और ये कंक्रीट को मैंने जो है ना वो इसको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है कि हम इस कंक्रीट को जो है ना वो समझें कि कंक्रीट जो चीज़ें यानी कि मटेरियल होती हैं, यानी कि जो मटीरियलिस्टिक हमारे सामने होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंक्रीट कहते हैं। और उसी के बारे में बच्चा सेरिएशन करता है, क्लासिफिकेशन या जो भी है, ठीक है। चले जी, नेक्स्ट चलते हैं, टाइम अच्छा सर। हमारे पास शॉर्ट है। ये ना हो कि फिर मीटिंग ऑफ हो जाए और हम देखते रह जाएं जी। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज हमारी लास्ट स्टेज है, इसके ऊपर जी बात करें जी। व्हाट इज फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, व्हाट इज लॉजिकल थिंकिंग, व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग, व्हाट इज हाइपोथेसिस, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। जी आ जाएं जी स्क्रीन पे। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज सर जो है वो 11 years एंड above जो उसका पीरियड है। तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, यानी थिंकिंग अबाउट द थिंग्स विच आर नॉट इन फ्रंट और प्रेजेंट। जुनेद साहब जिसमें आप अभी आप बता रहे। जुनेद साहब आप माइक ऑफ करें, किसी जी और सर। को भी मौका दें, आप चुप रहे हैं। फहीम साहब आप आ जाएं जी, आप काफी दिन से जो है ना वो आपने नहीं पार्टिसिपेट किया, आप करें जी, आ जाएं, शाबाश। अस्सलाम जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम, हाँ जी सर, कैसे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, टाइम आप पहले कह रहे थे थोड़ा, चलो टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ये है पहला लॉजिकल थिंकिंग। तो यही बात थर्ड स्टेज में भी हुई थी, लॉजिकल थिंकिंग। तो वहां आपने बड़ी अच्छी तरह वजाहत की थी कि लॉजिकल थिंकिंग जो है वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट की तरफ होती है। यहाँ लॉजिकल थिंकिंग जो है उसकी ऑब्स्ट्रैक्ट जो है वो थिंग्स, उसके बारे में भी उसको आ जाती है। जी बिल्कुल। ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक जो चाइल्ड है उसके लॉजिकल थिंकिंग किस स्टेज में आती है, तो उसका आंसर होगा जस्ट थर्ड जो है उसकी स्टेज, कंक्रीट। लेकिन अगर वो पूछे कि उसकी लॉजिकल थिंकिंग जो है अब्स्ट्रैक्ट जो है वो थिंग्स के बारे में कब आती है, तो तब उसका आंसर फोर्थ स्टेज होगा, यानी सर कि एक फॉर्मल क्वेश्चन, एक ऑपरेशन बात स्टेज। सुने सर, एक क्वेश्चन जो है ना ये मोस्टली पेपर में पूछा जा सकता है कि बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग कौन से स्टेज से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो वो हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि बच्चे में जो लॉजिकल थिंकिंग है वो पीक पे कब होती है, कौन से स्टेज के अंदर पीक पे होती है, तो वो हमारा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है। इसमें बच्चे के अंदर जो लॉजिकल थिंकिंग है वो पीक के ऊपर होती है। बच्चा जो है ना वो इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, कोई भी जो है ना वो लॉजिकली बच्चा मिच्योर होता है। और अब अब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में भी बच्चा जो है ना वो डिफरेंट एंगल से उसको स्टडी करता है, उसको एनालाइज करने की कोशिश करता है। जी जी सर, ठीक हो गया। तो यही है लॉजिकल थिंकिंग जो होती है, अब उसकी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट जो है वो थिंग्स के बारे में भी उसको होने लग जाती है, जबकि वो थर्ड स्टेज में सिर्फ कंक्रीट तक महदूद होती है। अगला है डिडक्टिव रीजनिंग। पहले वो इंडक्टिव रीजनिंग तक ही महदूद था, जो
जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक टू जर्नल था, एग्जाम्पल टू रूल था। अब वो फार्म रूल टू एग्जाम्पल भी जा सकता है। आप जैसे मैथ के अंदर डिडक्टिव रीजनिंग इस्तेमाल होती है, आप उसको फार्मूला देते हैं, वो फार्मूले लगा के अपने क्वेश्चन वगैरह हल कर सकता है। तो अब डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो उसके बारे में भी उसको इल्म होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद हाइपोथेसिस, मतलब ये है कि उसकी जो सोच होती है वो साइंटिफिक हो जाती है। वो चीजों के बारे में हाइपोथेसिस करता है कि ये चीज अगर ऐसे है तो ये हो सकता है, ये अगर ऐसे है तो नहीं होगा। यानी कि उसकी सोच जो है वो साइंटिफिक भी जो उसके अंदर जो है वो अब सोच उसमें आना शुरू हो जाती है। और यानी एब्स्ट्रैक्ट चीजों के रीजनिंग बारे ये में वही है। सर बच्चा जो है इस लेवल पे बच्चा जो है वो प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, कि फलां चीज बिल्कुल जो है, ऐसे ही फलां जो सर। एक्टिविटी फलां एक्शन मैं करूंगा कि उसके जो आने वाले टाइम में उसके इफेक्ट जो है ना वो ये होंगे, ठीक है। इसको बिल्कुल हम हाइपोथेसिस कहते हैं जी। बिल्कुल सर, लेकिन वो जी सर, और वो प्रिडिक्शन जो होती है किसी बेस पे होती है, तुक्के पे नहीं होती। ये किसी नॉलेज पे होती है, किसी बेस पे होती है। जैसे एक पढ़ा लिखा बंदा जो है किसी जैसे इकोनॉमिक्स का कोई माहिर हो, तो वो पाकिस्तान के हालात देख के बता दे जी आइंदा साल जीडीपी ये होगी। तो मतलब उसके पीछे उसका एक इल्म होता है, एक नॉलेज होता है, जी जी जिसकी बिल्कुल बेस पे ऐसे वो ही। प्रिडिक्ट करता है आने वाले वक्त में। अच्छा। और उसके बाद सर एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, तो वही जो है वो पीछे लॉजिकल थिंकिंग में मैंने अर्ज किया था कि अब वो एब्स्ट्रैक्ट चीजें जो उसके सामने नहीं है, उसके बारे में भी वो जो है वो रीजनिंग करने शुरू हो जाता है, उसके बारे में भी उसको इल्म होता है, उसके बारे में भी वो चीजें बयान करना शुरू हो जाता है जो उसके सामने नहीं है चीजें, उसके बारे में भी वो इस काबिल होता है कि उसको भी अंडरस्टैंड कर लेता है वो। जी बच्चा जो है इस लेवल पे इमेजिनेशन करता है, तखयलात करता है। समटाइम इस लेवल पे बच्चे इंसान जो है वो पोइट्री करते हैं, शेरो शायरी करते हैं, ड्रामाटिस्ट बनते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट बनते हैं इस लेवल पे जब भी इंसान पहुंचता है, क्योंकि उसमें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ चुकी होती है। तो इस लेवल पे बच्चा जो होता है वो 100% मिच्योर हो जाता है। जी और कोई स्टूडेंट जी इसमें कोई पार्टिसिपेशन करना चाहे इस पोर्शन के अंदर, सर फॉर्मल ये ऑपरेशन जो स्टेज स्टेज का। है 11 टू 17 टू 18 की एज है, इसको हम स्टॉन एंड स्टॉम एज भी कहते हैं। बच्चे की जो लेवल होती है वो थॉट जो होती है वो कॉमन सेंस काम करता है, आईक्यू काम करता है और चीजों को सेग्रीगेट करना शुरू करता है। तो जी ये एज आई थिंक जो भाई ने एक्सप्लेन किए सही है। तो ये इस स्टेज को आई थिंक मैं आपसे भी पूछता हूँ कि ये वो एज है जिसमें बच्चा जो है ना अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर मतलब सही रास्ते पे नहीं आता, अगर ट्रैक पे चलता है तो अपनी मंजिल को पहुंच जाता है। जी जी इसको मैंने सर, जो जी पढ़ा है सर बिल्कुल। इस एज को जो है ना स्टोन एंड स्टॉर्म एज कहते हैं कि ये इसका बहुत बड़ा बहाव होता है, आईक्यू का बहाव होता है, इमोशंस का बहाव होता है। उसमें बच्चे ने खुद को संभाल लिया तो ट्रैक पे आ जाता है, आई थिंक सो। जी जी सर बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इसमें एक जो प्योरिटी हो जाती है ना इंसान की थिंकिंग के अंदर, वो आ जाती है, और जिस साइड पे बच्चा निकल जाए फिर उसी साइड पे उसका रुझान जो टेंडेंसी है वो उसी तरफ ही रहती है, ठीक है। तो अगर किसी गलत साइड पे बच्चे की मूवमेंट हो जाए तो फिर उसको रिवर्स करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि इस लेवल पे मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट होते हैं। और यूनिवर्सिटी में जो इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे क्योंकि रोमांटिसिज्म होता है, लिटरेचर होता है, हमने सारा जो यूरोपियन कंट्रीज होती हैं उनके लिटरेचर को पढ़ना होता है, तो फिर लोग जो है ना वो एमफिल या पीएचडी जो इंग्लिश में करते हैं वो थोड़ा सा रोमांटिसिज्म की तरफ जो है ना उनका रुझान ज्यादा हो जाता है, ठीक है। वो चीज़ों को और एंगल से देखते हैं, और जो रिलीजियस एस्पेक्ट हैं उनसे भी कुछ लोग जो है वो दूर होते चले जाते हैं, यानी कि वो इस्लामिक जो ट्रेडिशन है, जो वैल्यूज हैं, उनसे भी कुछ लोग जो है ना वो इत्तेफाक नहीं करते, डिसएग्री करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें इंसान को अपने आप को जो संभाल के जो है ना एक जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, अदरवाइज इंसान डिट्रैक्ट भी हो सकता है। जी बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा है इसमें। जी और कोई पार्टिसिपेट करना चाहे जी स्टूडेंट इस पे? जुनेद साहब अब आपके पास जी 2-3 मिनट हैं, आप कर लें, बात करनी है तो। जी सर। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। जुनेद साहब आपका माइक आई थिंक वॉच ऑफ है, क्या मसला है?
आवाज नहीं आ रही अब। मैम तायरा आप बात करें जी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के बारे में। जी सर, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, इसको हम एडोलेसन भी कहते हैं, जो हमने ग्रोथ वाले लेसन में पढ़ा था। जिस तरह वो स्टेजेस है, उसमें हम इसमें एडोलेसन वाली एज इसमें शुरू हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसमें डेवलप होना शुरू हो जाती है, जैसे सर ने बताया कि वो अब कंक्रीट से हट के भी लॉजिकली थिंकिंग से हट के एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ बच्चा मूव कर जाता है। डिडक्टिव रीजनिंग, रूल्स से जनरल की तरफ जो स्पेसिफिक है, ये भी सेंसेस में आ जाता है। मेटाकोग्निशन भी इसमें आ जाता है, थिंकिंग अबाउट ओन थिंकिंग, यानी मेंटल प्रोसेस, हायर ऑर्डर थिंकिंग इसमें डेवलप हो जाती है। अपनी कई बात पे वो सोचता है कि मैंने सही कही है कि नहीं कही। और कंप्रीहेंशन, यानी प्लानिंग टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ अ टास्क, किसी भी स्टेज का एक हिस्सा है कि बच्चे को हम कोई प्रॉब्लम हेलो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी अब आ रही जी अब है आ रही। सर। ऑपरेशनल स्टेज है, इसको हम एडोलेसन का एज भी कहते हैं, और इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे में डेवलप होना शुरू हो जाती है। डिडक्टिव रीजनिंग भी शुरू हो जाती है। मेटाकोग्निशन का स्टेज भी आ जाता है, थिंकिंग ओवर थिंकिंग, यानी वो अपनी ही सोच के ऊपर सोचता है कि मैंने सही किया या नहीं। कंप्रीहेंशन यानी प्लानिंग टू फाइंड आउट ऑफ